दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जो सच में हमारे देश के जेम्स बॉन्ड हैं, असली हीरो हैं। वो जितनी भी आपने अभी तक किस्से सुने होंगे इस हीरो के, असली हीरो, और बहुत सारे हीरोज आपने कार्टून वगैरह में देखे होंगे, पर मैं आज आपको हमारे देश के, हम जी हाँ बिल्कुल सही सुना, हमारे देश भारत के एक असली जेम्स बॉन्ड, मैं कहूँ रियल कहूँ, जो कहूँ वो सब उनके लिए थोड़ा है, जिन्होंने हमारे देश को सम्मान दिलाया है। उनके नाम से ही पाकिस्तान थर थर कांपता है। तो आज हम ऐसे ही शख्स की, एक ऐसे ही रियल हीरो की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन जरूर दबा दें, तो जैसे ही कोई नई वीडियो लाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वो जो हमारा देश का असली सच्चा हीरो है, जेम्स बॉन्ड है, उसका नाम है अजीत डोभाल। जी बिल्कुल, आज हम अजीत डोभाल के बारे में पूरी की पूरी बातें करने वाले हैं कि वास्तव में कैसे हमारे देश के असली हीरो हैं। उन्होंने अपनी इस उम्र में कितने कारनामे कर दिए कि मैं तो कहूँ पूरा जो विश्व है उनके नाम से थर थर कांपता है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो आने वाले 2 महीने में क्या होने वाला है उसको पहले ही वो भांप लेते हैं। तो हम उनके जीवन को शुरू से हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आईपीएस हैं, रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परंतु अभी प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले शिवशंकर मेनन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अब हम बात करेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा की। मैं इनके जीवन में सारी जो भी घटनाएं हुई हैं, कैसे रियल हीरो माने जाते हैं, कैसे मैं इनको फॉलो करता हूँ, मेरी वास्तव में रियल हीरो यही हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो क्यों हूँ, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो के बारे में हम सबको चर्चा करेंगे। तो पहले इनके जीवन में फोकस डाल लेते हैं कि इनका जन्म 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल में पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आईपीएस की तैयारी में लग गए। कड़ी मेहनत के बल पर वे केरल कैडर के 1968 के आईपीएस के लिए चुन लिए गए। जी बिल्कुल, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं, इनका आईपीएस में सिलेक्शन हो चुका था। इतने बुद्धिजीवी, इतने इंटेलिजेंट थे ये। अब इनके करियर की बात करते हैं तो अजीत डोभाल 1968 में केरल कैडर के आईपीएस में चुने गए थे। 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के चीफ पद से रिटायर हुए। वह सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में उग्रवादी विरोधी अभियानों में शामिल रहे। बच्चे 2 थे इनके। प्रधानमंत्री के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। अजीत डोभाल के क्या क्या रोचक तथ्य हैं, क्यों पाकिस्तान कांपता है इनके नाम से, ऐसा क्या है, वो सब बातें करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो अजीत डोभाल जी के नाम से पूरा पाकिस्तान थर 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 कांपता है। इसलिए इस वीडियो में आज हम अजीत डोभाल जी की रोचक जो कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ कहूँगा, 100% सही हैं ये। आप विश्वास नहीं करो कि ऐसा भी एक व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ आपने जो मूवी फिल्मों में देखा है वो हकीकत में ही हुआ है, ये व्यक्ति ने वो करके दिखाया है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जिस प्रकार कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी का होना जरूरी है, उसी प्रकार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अजीत डोभाल बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले एक रोचक जो है इनका, जो इनकी बुद्धिमत्ता देखी गई वो मिजोरम में देखी गई। मिजोरम में 1972 की हम बात करें तो उस समय नॉर्थ ईस्ट में भयंकर आतंकवाद चल रहा था। हर राज्य चाह रहा था हमारा एक अलग देश बने, अलग देश बने, अलग देश बने। उसी क्रम में मिजोरम में एक लाल डेंगा नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली एक ग्रुप बन चुका था। चारों तरफ आतंकवाद फैला हुआ था, उसका सारा कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया था। तभी अजीत डोभाल की उस समय शादी हुई थी, रिसेंटली उसी समय शादी हुई थी उनकी। अब लोग जाते हैं हनीमून के लिए। ये कहाँ गए? मिजोरम में लाल डेंगा का जो आतंक फैला हुआ था उसको समाप्त करने के लिए। तो अजीत डोभाल ने लाल डेंगा के लोगों भेज तो दिया मिजोरम, वहाँ पर जाकर देखो इन्होंने क्या दिमाग लगाया। लाल डेंगा के लोगों के साथ मिल गए, उनकी तकलीफ जानी, मतलब कमजोरी जानी कि उन्हें क्या चाहिए,
क्या करना चाहते हैं, वो सब उन्होंने चेक किया। ठीक है, और फिर चेक करते करते उन्हें मालूम चल चुका था कि लाल डेंगा में कुल 7 ही लोग हैं। ठीक है, जो लाल डेंगा को कंट्रोल कर रहे हैं वो सिर्फ 7 ही लोग हैं। अब वो 7 लोगों में तो उन्हें क्या क्या दिमाग लगाया, देखो अजीत डोभाल, ये मालूम चल गया कि 7 लोग हैं, 7 कमांडे हैं। अब इन 7 को अपने साथ मिला लिया जाए तो ये लाल डेंगा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके अपने कमांडो को, लाल डेंगा कमांडो को अपने पास बुलाते, शाम को फर्स्ट क्लास डिनर करते हैं, जो उनके जो पसंद का खाना बनवाते, चिकन वगैरह खूब जो भी था, दारू वगैरह सब उनके साथ करते और उनको बैठे बैठे तोड़ने का काम चालू करते और उनको पूरा विश्वास दिलाते कि भारत सरकार उनके साथ है। ठीक है, ऐसे करते करते जो 6 कमांडो थे लाल डेंगा के, वो अजीत डोभाल जी के साथ हो गए। तो अब अजीत डोभाल जी ने साफ साफ बोला था उनसे कि देखो कुछ नहीं रखा इसमें, मैं भारत सरकार का आदमी हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो दिलाऊंगा, पैसा चाहिए पैसा दिलाऊंगा, पावर चाहिए पावर दिलाऊंगा, सब कुछ दिलाऊंगा, चिंता मत करो तुम। ऐसे करके वो उनकी बात मानने लगे और साथ में से 6 कमांडो अजीत डोभाल जी ने अपने साथ कर ली और उससे क्या हुआ, जो लाल डेंगा जो था ग्रुप वो कमज़ोर पड़ गया। तो कमज़ोर पड़ गया, फिर जो अंतिम बचा उसको बुलाया, साफ साफ कह दिया भाई ऐसी बात है, मान ले वरना कुछ नहीं है। तो साता समझ गया कि भैया जो उनका लीडर था समझ गया कि अब ये जो है मेरा ग्रुप कमज़ोर पड़ चुका है। तो उन्हें अपनी डोभाल जी की बात मानी और उसी से मिजोरम में शांति स्थापित हो गए। तो देखो बड़ी सरलता से, बड़े प्यार से उन्होंने बिना हथियार से, बिना युद्ध के मिजोरम में शांति स्थापित कर दी, सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से। उसके बाद सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की राजा ने एक अमेरी लड़की की शादी कर ली और वो अमेरी लड़की, अमेरिका की जो लड़की थी वो CIA की एक एजेंट थी। ठीक है, अब ये एजेंट है CIA की, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सारा कंट्रोल जो था मिजोरम सिक्किम का अपने हाथ में ले लिया और सारा राज का जो CIA एजेंट चलाने लग गई सिक्किम का। इससे भारत सरकार को टेंशन हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, CIA एजेंट सिक्किम को चला रही है। उन्हें ये चिंता होने लग गई कि कहीं अमेरिका का दबाव ना, अमेरिका इसको अलग ना कर दे, कहीं चाइना का इसमें पूरा फोकस ना हो जाए, सिक्किम हमसे अलग ना हो जाए। तो ये बात उनके बारे में पैदा हुई। तो 1947 में भारत पूरी तरह उसमें बना भी नहीं था, अधूरे समझौते के साथ वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। तभी वहाँ डोभाल जी को भेजा गया और डोभाल जी ने पहला काम वहाँ के लोकल जो लीडर्स होते हैं उनके साथ मित्रता की और सबको समझाया कि तुम्हारा राजा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ज़्यादा टैक्स वसूल करता है, तुम बड़े तनाव में रहते हो, तुम्हारा कोई भी तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इस राजा के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ। भारत सरकार आपको बहुत कुछ देना चाहती है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है। तो लोगों के मन में वहाँ एक हवा फैल गई राजा के खिलाफ और लोगों ने क्या किया, भारत के पक्ष में वोट देना चालू कर दिया। अब भारत के पक्ष में वोट दिया तो वहाँ वो का एक प्रधानमंत्री बन गया। अब उन्होंने डोभाल जी ने क्या किया, अब सिक्किम का एक नया प्रधानमंत्री बन चुका था और प्रधानमंत्री बनने के बाद डोभाल जी ने एक ऐसी दिमाग लगाया कि प्रधानमंत्री में और उसके राजा में दोनों में झगड़ा करा दिया। अब झगड़ा हो गया तो राजा ने क्या किया, प्रधानमंत्री को मारने के लिए सेना भेजी। तभी प्रधानमंत्री ने हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनसे संपर्क किया। तो संपर्क करते ही भारत सरकार ने तुरंत वहाँ अपनी सेना भेज दी और सेना भेजते ही जो राजा का जो किला था उसको चारों तरफ से घेर लिया और राजा को बंदी बना लिया। और राजा के पूरे होश हवास में, क्योंकि जनता तो पूरी भारत के साथ हो ही गई थी, भारत के पक्ष में वोट दे लिया था, तो राजा अकेला रह चुका था। ठीक है, अब अकेला करेगा भी तो क्या। तो पूरे होश हवास में उन्होंने एक कागज पे साइन ले लिए और सिक्किम को भारत के साथ मिला लिया। देखो कितना, मतलब बिना हथियार, बिना उसके बड़े प्यार मोहब्बत से उन्होंने सिक्किम को भारत के साथ मिला लिया। आज सिक्किम जो भारत के साथ है वो सर अजीत डोभाल जी के ही कारण ही है। तो मैं कह रहा हूँ ये असली हीरो हैं, जेम्स बॉन्ड, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, वो सब कुछ हैं ये। अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसकी बात कर लेते हैं। जब भारत में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, सबको पता है, को मूवी अपने इसके ऊपर देखी है, अटल बिहारी जी के शासनकाल में हुआ था, तब पाकिस्तान को मिर्ची लगनी ही थी। तो पाकिस्तान ने कहा भारत ने कर लिया तो हम भी करेंगे ऐसा।
तो वहाँ के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर ए क्यू खान ने चाइना और फ्रांस से मदद ली कि साहब हम यहाँ पर एक न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्प करो। फ्रांस जो था देश वो समझ गया कि न्यूक्लियर टेस्ट करना नहीं चाह रहे, ये हथियार बनाना चाह रहे हैं और इस्लामिक कंट्री है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता, ये वेपन्स बनाएगी और हम पर अटैक करेगी। तो फ्रांस उस समझौते से बाहर निकल गया, परंतु चाइना लगातार उसकी मदद करता रहा। तो ये बात चारों तरफ फैलने लगी। तब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय रो व आईबी का गठन किया और अपनी बढ़िया टीम बना ली। यहाँ के लोगों को चाइना व पाकिस्तान भेजना चालू कर दिया और उनमें अजीत डोभाल जी को चुना गया एक लीडर के रूप में और साफ साफ कहा कि तुम पाकिस्तान जाओ, आईबी के नेटवर्क को डील करो, उसको संभालो उसको, और सीधा मुझे रिपोर्टिंग करो, आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सीधा मुझे आपको रिपोर्टिंग करना है कि पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, पूरा मुझे सीधा रिपोर्ट करोगे। तो इंदिरा गांधी ने बोले कि सीधा मुझे आप रिपोर्ट करना ही है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो आपके अजीत डोभाल जी पाकिस्तान पहुंच गए और पाकिस्तान में एक रावलपिंडी के पास कहूटा नामक की जगह है, ठीक है, वहाँ पर टेस्ट की तैयारी चल रही थी। पता नहीं, कंफर्म नहीं था कि यहाँ चल रही है नहीं चल रही, पर टेस्ट की तैयारी चल रही थी न्यूक्लियर टेस्ट की। तो अजीत डोभाल जी वहाँ पर एक भिखारी बनकर घूमने लगे, उस रिसर्च सेंटर के आसपास भिखारी बनकर घूमने लगे। इसी समय क्या हुआ, भारत के अंदर इमरजेंसी लागू हो चुकी थी और इमरजेंसी के चक्कर में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और मुरारी देसाई जी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब उधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो भिखारी बन के घूम रहे हैं, प्रूफ कुछ हाथ लग नहीं रहा, टेंशन हो रही थी उनको डोभाल जी को कि यार पक्का पता नहीं है यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब कैसे मालूम चले कि वास्तव में यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है। तो उनकी जो पढ़ाई थी उस पढ़ाई से उनको मालूम चला कि कहीं भी यदि न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो साइंटिस्ट की बॉडी पर रेडिएशंस आता ही है। यदि मुझे किसी भी साइंटिस्ट का एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा मिल जाए कहीं से भी या उनके बाल मिल जाए तो हम पक्का पता चला सकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया भाई, उसने अजीत डोभाल जी जो भिखारी के में घूम रहे थे, उन्होंने एक नाई की दुकान देखी जहाँ पर साइंटिस्ट अपने बाल कटाते थे। अब क्या किया डोभाल जी ने, उस दुकान के बाहर बैठ के साहब दुकान के बाहर बैठ गए और वहाँ सैंपल बालों के सैंपल कलेक्ट करना उन्होंने चालू किया। अब उन्होंने कलेक्ट कर लिया और अपने नेटवर्क के थ्रू उन्होंने क्या किया, भारत को भेज दिया। अब जैसे ही भारत उन्होंने बालों के सैंपल भेजे और सैंपल भेजने पर जब उनको टेस्ट किया गया भारत की लेबोरेटरी के अंदर तो उन्हें बहुत भयंकर रेडिएशन मिला। अब मिल गया, अब उनके दिमाग में टेंशन हो गई कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। अब पता चल गया कि यहीं पर ये कहूटा में रिसर्च सेंटर चल रहा है, अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए। अब मैं हमारे प्रधानमंत्री को समझाऊंगा तो मानेंगे नहीं, ठीक है, उनके दिमाग में सेट हो गया। डोभाल जी ने सोचा कि यदि मैं प्रधानमंत्री को समझाऊंगा तो मानेंगे नहीं कि मैं रिपोर्टिंग किसको कर रहा था, अब प्रधानमंत्री चेंज हो चुका है। तो उन्होंने इंटेलिजेंट तरीका निकाला। डोभाल जी ने इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को पकड़ा और कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, यदि उससे न्यूक्लियर बना लिया तो सबसे पहले तुम्हें उड़ाएगा, इसलिए मैं तुमको सब बताता हूँ कि क्या करना है, तुम आकर उसको उड़ा दो। डोभाल जी इंटेलिजेंट तो थे ही, उन्होंने सोचा कि इजराइल और पाकिस्तान का झगड़ा करा देता हूँ, जिसे भारत को लड़ना भी नहीं पड़ेगा और मेरा काम बन जाएगा। तो मोसाद मान भी गया, क्योंकि डोभाल जी में अपनी बात को मनवाने की ताकत थी, तो मान भी गया। और डोभाल जी के पास पता नहीं कौन सी चमत्कार सबसे कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली, भाई बिल्कुल मनवा लेते अपनी बात को वो। तो मोसाद बोले आप हमें एक काम करो, क्योंकि हम सीधा अटैक नहीं कर सकते पाकिस्तान पर, ठीक है, इजराइल ने कहा कि हम सीधा अटैक पाकिस्तान पर नहीं कर सकते, आप हमें गुजरात में एक बेस कैंप दे दो, अब वहाँ पर से हम सीधा उस पर अटैक कर देंगे। तो डोभाल जी बोला ठीक है। तो डोभाल जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मुरारी देसाई जी को फ़ोन लगाया कि हमें भाई लड़ना भी नहीं पड़ेगा, इजराइल का और पाकिस्तान का झगड़ा करा दिया है और पाकिस्तान वो इजराइल उसकी रिसर्च सेंटर को ख़त्म कर देगा। परंतु सब गड़बड़ हो गई। यहाँ क्या गड़बड़ हो गई कि जो हमारे पीएमओ थे वो गांधी विचारधारा वाले थे और उनके मन में एक शंका थी कि ये प्लान इंदिरा गांधी जी का है, यदि मैंने ये काम कर दिया तो हो सकता है कि उनकी वाह ना हो जाए, क्योंकि हमारे देश की भारत की एक राजनीतिक स्थिति थोड़ी ख़राब लगती है मुझे। तो
एक व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो दूसरा उसकी बुराई डेफिनेटली करता है, चाहे वो कितना ही अच्छा काम हो, फिर भी बुराई हम करते ही करते हैं। थोड़ा राजनीतिक पंगा हमारे देश के अंदर है, ठीक है। अब भाई उन्होंने मना कर दिया तो हमारे जो डोभाल जी थे उनको फिर टेंशन होगी, मैं मना कर दिया, पर वो हार मानने वाले थे नहीं। वो कि बड़ी मेहनत से मैंने सब कुछ किया, सब बेकार हो जाएगा, हार मानने वाले थे नहीं। तो उन्होंने एक साइंटिस्ट पकड़ लिया वहाँ का, ठीक है, और उसको देखा कि उसका एक एक्स्ट्रा अफेयर निकला। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि इसका एक्स्ट्रा अफेयर मिल चुका है, और उन्होंने साइंटिस्ट को उस लड़की के साथ भी पकड़ लिया और फिर साइंटिस्ट से बोला तेरी सारी खबर लीक कर दूंगा और तू मुझे बर्बाद कर दूंगा, बस तू मेरी एक बात मान ले, मुझे अंदर का एक ब्लूप्रिंट ला के दे दे, उनके जो फिंगरप्रिंट थे वो उनका ब्लूप्रिंट ला के दे दे। साइंटिस्ट बोला ठीक है साहब मैं कर दूंगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, तो मैं आपको सब कुछ ब्लूप्रिंट ला के दे दूंगा, अंदर क्या है सबके फिंगर ला के आपको मैं दे दूंगा, पर आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। डोभाल जी ने बोला क्या करना पड़ेगा ये बता, कि मुझे आप $10,000 दे दो जिससे मैं यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ पता चल गया किसी को तो मुझे मार डालेंगे, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे आप सिर्फ $10,000 दे दो। तो डोभाल जी ने कहा ठीक है। तो डोभाल जी ने वापस पीएमओ को फ़ोन लगाया, परंतु फिर हमारे जो मोरारजी देसाई जी थे उन्होंने फिर मना कर दिया। परंतु अजीत डोभाल भी हार नहीं मानने वाले थे, चिंतन कर रहे थे। तभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जिया उल हक बन गए था वहाँ पर, और वो चाहते थे कि आजू बाजू के देशों से रिश्ता मेरा ठीक रहे। तो इसी क्रम में उन्होंने मोरारजी देसाई जी को फ़ोन लगाया, हाल चाल पूछा। आज शाम का समय था, मोरारजी देसाई जी अपने मस्त आराम से शाम को बैठे आराम कर रहे थे, उस समय फ़ोन लग गया। तो मोरारजी देसाई जी बोले जिया उल हक, जैसे फ़ोन पर बात की तो हमारे प्रधानमंत्री बोले जिया उल हक तुम क्या समझ रहे हो, हमने कच्ची गोली नहीं खेली है, हमें सब पता है कि तुम कहोटा में क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर जिया उल हक परेशान हो गया कि इतनी सीक्रेट काम चल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री को पता है, इसको कैसे पता चल गया। और मैं कहूँगा ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी जो हमारे प्रधानमंत्री ने की। कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा करता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे आईबी और रो के जो एजेंट अलग अलग देशों में खुफिया एजेंट, क्योंकि खुफिया एजेंट बन के एक गुप्तचर बन के घूम रहे हैं, अपनी जान को रिस्क लेकर घूम रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इस तरह की इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, उनको इस तरह से लीक कर दिया जाए, तो बहुत बड़ी गलती हमारे प्रधानमंत्री ने की। उसके बाद जिया उल हक सतर्क हो गए और उन्होंने क्या किया, हमारे जितनी भी आईबी और रो के जो एजेंट थे उनको पकड़ कर मारना चालू कर दिया, एनकाउंटर करना चालू कर दिया, ठीक है। परंतु डोभाल जी वहाँ से बचकर निकल गए, परंतु ऐसा कर गए कि उनका जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो 15 साल के लिए उन्होंने डिले तो करा दिया, इतना उन्होंने कर दिया था। ये पाकिस्तान का उनका एक रोचक था। अब हम बात करते हैं स्वर्ण मंदिर की। स्वर्ण मंदिर में 1984 में खालिस्तान अलग देश की डिमांड के लिए आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था। वो चाहते थे कि हमारे एक अलग का देश बन जाए जिसको हम खालिस्तान बोलें। अब उसे कैसे छुड़ाया जाए, ये सबसे बड़ी चिंता भारत सरकार को होने लगी। पूरा मंदिर उन्हें आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। तब वहाँ अजीत डोभाल जी को भेजा गया। अजीत डोभाल जी एक रिक्शा चालक के रूप में वहाँ घूमने लगे, चारों तरफ घूमने लगे, रिक्शा चलाने लगे, ठीक है। अब इधर जाएं कभी इधर जाएं। अब वहाँ जो खालिस्तानी खड़े हुए थे, आतंकवादी खड़े हुए थे, उन्हें सोचा कि यार ये पंजाबी तो लग नहीं रहा और लोकल भी नहीं है यहाँ का, तो ये है कौन, तो उसको पकड़ा जाए। तो उन्होंने डोभाल जी को पकड़ लिया और पूछने लगे भाई कौन है, ना पंजाबी दिखता है, किधर से आया है। तब डोभाल जी बड़े टेंशन में, और मैं टेंशन में नहीं कहूँगा, वो खुद भी चाहते थे कि मुझे ये लोग पकड़ें, क्योंकि पकड़ के अंदर लेके जाएंगे तो मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन आएगी स्वर्ण मंदिर में है क्या। तो उन्होंने अपना दिमाग घुमाया और कहा कि मैं ISI का एजेंट हूँ और तुम्हारे लिए आया हूँ, पाकिस्तान में भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए, अलग से तुम्हारा खालिस्तान देश बनाने के लिए। इस तरह कन्विंस किया उन लोगों को, वो बड़े मतलब उनकी बात को मानने लग गए, ठीक है। और भाई उनका पाकिस्तान आना जाना था, मस्जिदों में आना जाना था रहा, तो वो उर्दू भी सीख चुके थे, तो उनको पूरा उर्दू सुना के बिल्कुल सेट कर दिया, विश्वास दिला दिया कि हाँ भाई मैं ही ISI का एजेंट हूँ। अब वो जो खालिस्तानी तो खुश हो गए कि चलो हमको पाकिस्तान की सहायता मिलेगी अब,
पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हमारा देश बनेगा। उनकी बात में विश्वास हो गया। अब विश्वास होने के बाद वो अजीत डोभाल जी को अंदर ले गए। अब अजीत डोभाल जैसे अंदर गए तो उन्हें 3 दिन अंदर रहे वो, और 3 दिन में उन्हें सारा चेक कर लिया कि पर कितने हथियार हैं, कितनी बंदूकें हैं, कौन कौन से स्नाइपर्स वगैरह कहाँ लगे हुए हैं, कौन बंदूक ले कहाँ खड़ा हुआ है, किस एंगल से गोली मारेंगे तो कहाँ लगेगी, कहाँ बचेंगे, ये सारा का सारा ब्लू प्रिंट उन्हें अपने माइंड में सेट कर लिया था। ठीक है, 3 दिन रहे, 3 दिन अंदर रहने के बाद सारा का सारा ब्लू प्रिंट माइंड में सेट कर लिया। और फिर वो जब बाहर आए तो बाहर आकर सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें भारतीय कमांडो को समझाई, ट्रेनिंग दी, बताया कि कैसे क्या करना है, कौन कहाँ खड़ा है, कैसे मारना है, सब कुछ ट्रेंड किया। और फिर सीधा उस स्वर्ण मंदिर पर उन्होंने अंदर जाके हमला कर दिया। ठीक है, हमला करने के बाद उसको कब्जे छुड़ा लिया। परंतु इसमें एक बात अच्छी रही कि हमारा एक भी भारतीय कमांडो मारा नहीं गया, बिल्कुल सेफ, कुछ भी नहीं हुआ, और उनके सारे आतंकवादी मार गए। इसके बाद हम बात करते हैं कंधार विमान हाईजैक, जो सबसे पॉपुलर रहा। इसमें क्या हुआ, पाकिस्तानी जो हमारा एक IC-814 विमान हाईजैक कर लिया था, जो काठमांडू दिल्ली आ रहा था, उसे हाईजैक कर लिया, लाहौर के ले गए उसे, लाहौर के उसे कंधार ले गए, जिसमें हमारे 170 आदमी थे। अफगानिस्तान जाकर सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि खाना पीना सब आने लग गया। अब वहाँ ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, पहुँचने के बाद भारत सरकार को फ़ोन लगाया कि सर हमें हमारे जो $200 मिलियन चाहिए तो पैसा में, और जो हमारे 35 आतंकवादी जो हैं, 35 आतंकवादी जो हैं, वो जो हमारी अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनको रिहा कर दो सर, हमारी ये आपकी एक डिमांड है। परंतु साहब ऐसे कैसे मान ले किसी बात, तो ये काम अजीत डोभाल जी को सौंपा गया कि आप जाओ और इस संभालो। अजीत डोभाल जी ने सब कुछ चेक किया, कमियां ढूंढना चाहा, पर उनको कमी कुछ नहीं मिली, क्योंकि सब कुछ अफगानिस्तान में था, खाना पीना सब मिल रहा था, सब कुछ था ही उनको, अब क्या कमी ढूंढे, कुछ नहीं मिली। तो उन्होंने वहाँ दिमाग लगाया और वहाँ की ISI जो है पाकिस्तान की, उसको कंफ्यूज करना चालू किया। कंफ्यूज कैसे किया, कहीं वो फ्रांस फ़ोन लगा रहे हैं, कहीं इराक फ़ोन लगा रहे हैं, कभी किधर कभी किधर, मतलब प्रत्येक देश की इंटेलिजेंसी को उन्होंने फ़ोन लगाना चालू किया। तो वहाँ की ISI कंफ्यूज हो गई, कर क्या रहा है। उन्हें तुरंत उनका आतंकवादी को फ़ोन किया, भाई जल्दी पैसे मांगो, जल्दी आतंकवादी मांगो, ये कुछ बड़ा ना कर बैठे। आतंकवादी फ़ोन करते अजीत डोभाल जी को, अजीत डोभाल जी कहते कुछ समय दो, व्यवस्था हो रही है, 35 आतंकवादी को लाना, उनका प्रोटोकॉल पूरा करना बहुत लंबा समय लगता है, कुछ समय दो, $200 की व्यवस्था कर रहे हैं हम, कुछ समय दो। ठीक है, बोल देते। अब वहाँ वो फ़ोन लगाते, ISI कन्फ्यूज हो गई कि अरे तो कुछ मत करो, जल्दी करो, जो भी कुछ मिल रहा है करो, पैसे नहीं मिल रहे मत मिलो, हम जल्दी करो, वरना कुछ बड़ा ना कर दे, कहीं इराक से हमला ना करा दे, कहीं यहाँ से हमला ना करा दे, कुछ जल्दी करो आप। तो बाद में अजीत डोभाल बोले पैसा तो है नहीं साहब, आपका एक आतंकवादी छोड़ सकता हूँ, बता दो कौन। ठीक है, तो उन्होंने एक का नाम लिया, उसके साथ 2 नाम और ले दिए, तो 3 का नाम वहाँ चुका था कि 3 छोड़ देंगे। अब अजीत डोभाल तो सिर्फ एक ही देना चाहते थे, परंतु इधर भारत सरकार का दबाव था, अटल बिहारी की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार थी कि यार कुछ भी करो यार, हमारे 170 जो पैसेंजर हैं उनको छोड़ाओ यार, जो भी है करो। तो उन्होंने कम से कम $200 बचाए अपने, और 35 आतंकवादी, 3 आतंकवादी दिए, और हमारे 170 जो पैसेंजर, उसमें एक की डेथ हो चुकी थी, तो 169 पैसेंजर को सकुशल अपने यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, बड़ा उन्होंने अपना रोल निभाया। देखो उसके बाद हम बात करें दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को डोभाल जी कब के मार चुके होते, उनके हाथ का खेल था ये। ठीक है, उनकी शादी में जब उनकी दाऊद इब्राहिम को अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो पाकिस्तान में अपना शादी करना चाह रहे थे, पर पाकिस्तान को मालूम चल गया कुछ गड़बड़ होगी, तो उन्होंने क्या किया, उनसे कहा कि आप दुबई में इसका रिसेप्शन कर लो। तब सारी बातें अपने अजीत डोभाल जी को मालूम थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं, अच्छा मौका है दाऊद इब्राहिम को उड़ाने का। तो उन्होंने क्या किया, छोटे राजन गैंग के संपर्क किया और उनको सारा सब कुछ समझा दिया, क्योंकि उस समय दोनों गैंग थे, मुस्लिम गैंग और हिंदू गैंग के बीच में तकरार करा देंगे और दाऊद इब्राहिम मारा जाएगा, उनको सारी सूचना मैं दे दूंगा। तो सारा प्लान कुछ सेट हो चुका था। उन्होंने दो आतंक छोटे राजन के 2 जो शूटर जो होते हैं उनको बुला लिया, उनको मुंबई की होटल में बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे थे डोभाल जी, परंतु कहते हैं ना घर का बेदी लंगर ढाए, तो कुछ हमारे घर के बेदी थे, उन्होंने सूचना दी, जिसके चक्कर में वो सारा मिशन आपका
फेल हो गया और दाऊद इब्राहिम वहाँ से बच गया। ठीक है, क्योंकि ये जो खबर है ये अखबारों के जरिए में मिलती है, क्योंकि अब भी कहा जाता है कि कुछ लोगों को दाऊद इब्राहिम से, मुंबई पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दाऊद इब्राहिम से सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं उरी अटैक, एक ऐसा अटैक जिससे लोगों को बहुत गुस्सा था, जिसमें हमारे 18 सोल्जर मारे गए थे। सोते हुए सोल्जरों पर उन्होंने हमला किया था। बड़ा निंदनीय काम किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। तो डोभाल जी ने तुरंत एक NSA की टीम बुलाकर एक हाई लेवल मीटिंग की उस समय। सब, यदि मैं कह रहा हूँ डोभाल जी हैं, सब कुछ संभव है। तो मीटिंग की और प्रधानमंत्री से अप्रूवल ले लिया कि मैं एक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री खुद एक ऐसे जोशीले हैं, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी, इन दोनों के विचार मिलते हैं। उन्होंने तुरंत उनका अप्रूवल दे दिया। ये नहीं कहा कि मैं साहब ऐसे क्यों करें, ऐसा नहीं करना, मुराद की तरह नहीं किया उन्हें, तुरंत उन्हें अप्रूवल दे दिया, जाओ जो करना है वो करो। और तो उन्होंने 11 दिन के अंदर पूरी ट्रेनिंग के साथ LOC में घुसकर अटैक किया। उनकी 38 आतंकवादी मार गिराए और कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया, और भारत का एक भी सोल्जर कुछ नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान के अंदर घुस के सारे आतंकवादी को मारा, उनके सैनिकों को मारा और सकुशल वहाँ से बाहर निकला, किसी सोल्जर को कुछ नहीं हुआ। कितनी अच्छी और गर्व की बात है हमारे लिए। डोभाल जी आपको सलूट है। उसके बाद पुलवामा में हमला हुआ, सबको पता है। तो उसके बाद हमारे जो भारतीय एयरफोर्स है उसने स्ट्राइक किया। ठीक है, स्ट्राइक किया, तो अंदर घुस के मारा उनको, पाकिस्तानियों को। परंतु उस समय जब पाकिस्तान को फॉलो कर रही थी तो हमारे जो अभिनंदन जी थे उन्होंने फिर पाकिस्तानी को खदेड़ने के लिए उनका पीछा किया, वापस घूम गए। तो उस समय अभिनंदन जी वहाँ पर पाकिस्तान में रह गए, उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया। परंतु डोभाल जी ने की जो रणनीति थी, उस रणनीति के तहत मात्र 2 दिन में ही पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा और अभिनंदन जी को सकुशल भारत भेज दिया गया। तो इतने अच्छे जो इंसान भारत के हैं अजीत डोभाल जी, ठीक है, एक थोड़ा दिल में एक वो रहेगा कि इनको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। ये कैसे इंसान है, मैं कहूँ जेम्स बॉन्ड जो आप देखते मूवी वगैरह सब फेल हैं, ये असली ज़िंदगी के रियल हीरो हैं, रियल हीरो। ठीक है, मेरे असली, मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं पता नहीं क्या कर दूँ इनके लिए, इतना अच्छा है लगते हैं मेरे को अजीत डोभाल जी। अब मैं चाहता हूँ कि इनको भारत रत्न मिले और भारत रत्न भी इनके जीवित रहते रहते इनको मिल जाए। तो प्लीज़ एक ऐसा कैंपेन चलाएं आप सब मिलके कि डोभाल जी को इनके जीवित रहते रहते भारत रत्न मिल जाए। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इनको भारत रत्न मिले। कमेंट जरूर करें, जितनी कमेंट्स करोगे, इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, उतना ये वीडियो आगे तक पहुंचेगा। हो सकता है ये आगे चल के प्रधानमंत्री, जो हमारे इंटेलिजेंस है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है, उन तक पहुँचे और वो समझे कि डोभाल जी का हमारे देश के लिए कितना बड़ा योगदान है, उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे कमेंट्स जरूर करके बताएंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि ये वीडियो हर भारतीय के पास पहुंच जाए और हर भारतीय को मालूम चल जाए कि डोभाल जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए और वो भी उनके जीवित रहते रहते उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।